यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम शबनम अली केस के बारे में बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत करने वालों को सालों तक याद करती है, मगर आज मैं आप लोगों को जिस प्रेम कहानी के बारे में बताने वाला हूँ वो सच्ची तो नहीं है, मगर दुनिया आज भी इसे याद करती है। याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना है। ये इतना ज्यादा खौफनाक था कि 7 हंसती खेलती फैमिली मेंबरों को एक पल में ही खत्म कर दिया। ये कहानी है शबनम और सलीम की। वहीं शबनम सलीम जिसने अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। आखिर शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन निगल जाएगी। इस एक घटना ने चंद दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 52 खेड़ी गांव की। 14 से 15 अप्रैल 2008 को दरमियानी रात चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मोहल्ले के सभी लोग गहरे नींद में सो रहे थे। रात के वक्त करीबन 2 बजे लोगों को एक लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई पड़ी। आवाज को सुनकर लोगों को लगा कि यह हमारा भ्रम होगा, मगर लोगों ने जब इस आवाज को ध्यान से सुना तो लोगों को मालूम पड़ा कि ये आवाज इस गांव के सबसे रईस आदमी शौकत अली के घर से आ रही है। शौकत अली पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में इनकी काफी ज्यादा इज्जत थी और गांव में इनका सबसे आलीशान घर था। इनका घर पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आ रही आवाज को सुना तो लोग उनकी घर की तरफ भागे। पास गए तो इन्हें मालूम पड़ा कि शौकत अली की बेटी शबनम अली बेतहाशा चीख रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। मामले को समझने के लिए लोग जब घर के अंदर गए तो घर की वाकया को देखकर उनके पैरों तले जमीन निगल गई। शबनम ने अपने घर के अंदर आए लोगों को अपने पिता की कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बेड पे पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे कमरे में गए तो वहाँ भी ऐसा ही नजारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने अपने जगह पे मारा पड़ा था। उस घर में 8 लोग मौजूद थे, जिसमें से 7 लोगों की जान जा चुकी थी। मरने वाले लोगों में 55 साल के शौकत अली, 55 साल की शबनम की मां हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीस, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मौसेरी बहन राबिया, 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। इस नज़ारे को देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि ये किसने किया। इस सवाल का अगर सही जवाब कोई दे सकती थी तो इस घर में मौजूद इकलौती बच्ची शबनम अली थी। मगर शबनम की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। शबनम का दुख लोगों को समझ भी आ रहा था, क्योंकि उसने एक ही पल में अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया था। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगे हुए थे। लोगों ने जब देखा कि परिवार के 7 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं तो रात के वक्त ही स्थानीय पुलिस को इस वाकया के बारे में जानकारी दी जाती है। एक साथ 7 लोगों की मौत के बारे में सुनकर पूरे पुलिस स्टेशन में तहलका मच जाती है। ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। खबर मिलते ही घटना स्थल पे सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम आती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए और पुलिस वालों की टीम को बुलाया जाता है। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि सुबह होते ही 52 खेड़ी गांव में आसपास के 10 पुलिस स्टेशन की पुलिस फोर्स इस गांव में चली आती है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम भी इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में जब लोगों ने शबनम से इस सारी वाकया को समझनी चाहिए तो शबनम बताती है कि मैं उस रात छत पे सोई थी, तभी मुझे खटपट की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर जब मैं नीचे आई तो देखी कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक शायद वो लोग लुटेरे हो सकते हैं जो घर में लूटपाट की मकसद से घुसे हुए थे। शबनम के इस बयान से पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि लुटेरों ने शौकत अली के घर में लूटपाट के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। घटना की जानकारी मिलते ही मायावती परिवार में बचे एक सदस्य शबनम अली को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे देने का ऐलान कर देती है। साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि इस घटना में मौजूद एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद मामला शांत नहीं होता है। विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हुए मायावती को घेरना शुरू कर देते हैं। हालत की गंभीरता को समझते हुए मायावती खुद को अमरोहा आते हुए खुद को रोक नहीं पाती। अगले ही दिन वो खुद हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पे पहुंचती है। यहाँ पहुंचते ही मायावती शबनम को ये यकीन दिलाती है कि अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे कि मायावती पहले ही 5 लाख रुपयों का
मुआवजे का ऐलान किया था, इसलिए वो ये मुआवजा यहीं पर देना चाहती थी। इस घटना को जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से गुजारिश करता है कि पहले इस घटना की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही आप शबनम को मुआवजा दीजिएगा। मायावती पुलिस वाले की इस गुजारिश को मान लेती है। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर गुप्ता पहले क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करते हैं। इसके बाद वो शबनम से इस घटना के बारे में बातचीत करनी शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान आरपी गुप्ता शबनम से ये सवाल उठाते हैं कि घर के सभी सदस्य मर गए तो तुम अकेले जिंदा कैसे बच गई। इसके जवाब में शबनम कहती है कि मैं घर की छत पर थी इसलिए मैं बच गई। मगर अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। फिर भी ये मामला इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि उन्होंने शबनम के खिलाफ कुछ बोलना सही नहीं समझा और अपनी जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए स्थानीय हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां पर डॉक्टर की टीम सभी डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले किसी भी शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए कोई संघर्ष नहीं की। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मरने से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। कहीं इन लोगों को बेहोश तो नहीं किया गया था। इस बात की पुष्टि के लिए इनके सैंपल को आगे भेजा जाता है। बहुत जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी चली जाती है। बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले लोगों के शरीर के अंदर पॉइजन का अंश पाया गया था। मरने वाले लोगों के अंदर जहर का अवशेष मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मरने से पहले इन सभी लोगों को जहर दिया गया और उसके बाद इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। मगर ऐसा किया किसने? इस सवाल का अगर कोई सटीक जवाब दे सकता था तो वो थी सिर्फ शबनम। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शबनम की कॉल डिटेल्स को निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंका देने वाली खुलासा होता है। कॉल रिकॉर्ड में शबनम ने घटना वाली रात एक ही नंबर पे 52 बार कॉल किए थे। पुलिस ने जब दूसरे नंबर की जांच की तो पुलिस को मालूम पड़ा कि उस नंबर को सलीम नाम का कोई शख्स यूज कर रहा है। अब सलीम की तलाश होने लगी और इधर शबनम से पूछताछ की सिलसिला शुरू हो गई। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई शख्स छत के जरिए घर के अंदर आया था और उसी ने घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। मगर शुरुआती जांच में ही शबनम की ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि जांच में ये सामने आया कि जो सीढ़ी जिस दरवाजे के पास जाती थी वो अंदर से बंद था। ऊपर से जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार पूरी तरह से प्लास्टर किया गया था। ऐसे में 14 फीट की दीवार को पार कर छत पे जाना, कुछ लोगों ने शक जताया कि शायद बदमाश बाहर से सीढ़ी लगाकर छत पर आए होंगे। लेकिन कुछ देर जांच के बाद इस दावे को खारिज कर दिया गया कि उस जगह पे कोई भी सीढ़ी का निशान नहीं मिला है। अब तक के पूछताछ में ये निकल कर आया कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो रहा था। पुलिस चाहती तो तुरंत शबनम से सख्ती से पेश आ सकती, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले सबूत जुटाने में लग गए। अभी पुलिस जांच में लगी ही थी, तभी एक शख्स पुलिस को जानकारी देता है कि अगर आप इस केस के तह तक पहुंचना चाहते हैं तो सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। इस मामले में सलीम का नाम तब आया था जब पुलिस वाले शबनम की कॉल डिटेल्स को निकलवाया था। ये दूसरी बार था जब किसी ने फिर से सलीम का नाम लिया था। तब पुलिस वाले सलीम को उठाते हैं और इसे पूछताछ करनी शुरू करती है। वैसे सलीम से घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी, मगर कोई सबूत न मिलने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। मगर जब एक शख्स यानी कि गुप्तचर ने सलीम के बारे में दोबारा से बताया तो पुलिस वाले सलीम को बुलाते हैं और उसे पूछताछ करनी शुरू कर देती है। तो सलीम इधर उधर की बातें बनाने लगता है। जब पुलिस वाले सख्ती पे उतरती है तो सलीम की हालत खराब होने लगती है, जिसके बाद वो एक ऐसे सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसके बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती है। सलीम बताता है कि वो सभी हत्याएं हमने की है। सबूत के तौर पे सलीम पुलिस वालों को कुल्हाड़ी भी देता है जिसका इस्तेमाल उसने हत्या करने के लिए किया था। पुलिस वाले पूछते हैं कि सलीम तुमने ऐसा क्यों किया? तो सलीम कहता है कि मैंने ये सब शबनम के कहने पर की। शबनम के नाम आते ही उसे फिर से एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस वाले जब शबनम को सलीम के दावे के बारे में बताए तो शबनम कहने लगी कि मैं किसी सलीम वलीम को नहीं जानती, जिस पर पुलिस वाले कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम से सवाल जवाब किए। जब तुम किसी सलीम को नहीं जानती तो घटना वाली रात सलीम के पास इतनी बार कॉल क्यों की? इस सवाल का कोई सटीक जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम अभी भी कोई भी सच कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर पुलिस वाले ने डिसाइड की कि शबनम और सलीम का आमना सामना करवाया जाए। यहाँ पर शबनम एक अलग कहानी सुनाने लगती है, जिस पर सलीम कहता है कि मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है, बेहतर यही है कि तुम पुलिस वालों के सामने सच कबूल कर लो। सलीम की ये बातें सुनकर शबनम अचानक से दहाड़े मारकर रोने लगती है।
और फिर वो आखिरकार एक रूह कपा देने वाली सच्चाई से हम लोगों को रूबरू कराती है। कई घंटों तक शबनम से पूछताछ की जाती है और फिर पुलिस वालों की तरफ से इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पुलिस वालों को मुताबिक ये 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम की प्यार की वजह से हुई। पूरी कहानी ये है कि शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग पूरी कर अच्छी जॉब कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा भाई MBA कर नौकरी में लगा हुआ था। शबनम खुद भूगोल और इंग्लिश विषयों में AA कर चुकी थी। घटना के समय शबनम शिक्षक मित्र स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही थी। शबनम के ठीक घर के सामने एक लकड़ी कटाई का मिल था। सलीम इसी मिल में काम किया करता था। शबनम जब भी अपने घर से बाहर जाती तो उसकी नजर सलीम पे पड़ती थी। रोज आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगता है और वो धीरे धीरे सलीम से प्यार भी करने लगती है। एक दिन मौका देकर शबनम सलीम को अपने प्यार के बारे में बताती है तो सलीम भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे इन दोनों का प्यार काफी ज्यादा गहरा होते जा रहा था। दोनों शादी करने का मन बनाते हैं, मगर इनके सामने कई सारे दीवारें आ खड़ी होती है। एक तरफ शबनम का परिवार इलाके का सबसे अमीर घराना और पढ़े लिखे लोग थे। शबनम खुद ही AA कर चुकी थी। वहीं सलीम 5वीं फेल लकड़ी के मिल में काम किया करता था। इसके बावजूद शबनम अपने घर पे अपने प्यार के बारे में बताने की फैसला करती है। वो अपने पिता को कहती है कि मैं सलीम से प्यार करती हूँ और शादी उसी से ही करूंगी। शबनम की बातें सुनकर उसके घर वाले पूरी तरह शौक में रह जाते हैं। शबनम के घर वाले शबनम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर शबनम इसी बात पे अड़ी थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सलीम से ही। कई दिनों तक ऐसा जिद का खेल चलता रहता है, मगर अंत में शबनम को लगने लगता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी सलीम से नहीं करवाएंगे, तो इसलिए वो सलीम से मिलती है और उसे कहती है कि अगर हम अपने घर वालों को खत्म कर दे तो हम दोनों आसानी से अपनी शादी कर सकते हैं और मेरे पिता का पूरी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद शबनम और सलीम तय करते हैं कि जहर देकर सभी की हत्या कर देंगे। प्लान के मुताबिक सलीम बाजार जाता है और जहर खरीद कर लाता है और वो शबनम को दे देता है। इसके बाद शबनम मौके की तलाश में लग जाती है। 14 अप्रैल 2008 को इस घटना को अंजाम देने के बारे में सोचती है। इस दिन शबनम के 2 भाई घर से बाहर गए हुए थे। बड़े प्यार से शबनम अपने दोनों भाइयों को कॉल कर कहती है कि आप दोनों आज घर से बाहर मत जाइए, बल्कि रात के वक्त हमारे साथ ही खाना खाओ। बहन ने अपने दोनों भाइयों को बहुत ही प्यार से बुलाया था, इसलिए दोनों भाई इनकार नहीं करते और वापस घर चले आते हैं। रात के वक्त शबनम अपनी मौसेरी बहन राबिया के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े ही प्यार से सबको खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं तो शबनम इन सभी से पूछती है कि चाय कौन कौन पिएगा। चाय का नाम सुनते ही सभी लोग कहते हैं कि हम सभी चाय पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाते वक्त वो चुपके से कुछ दिनों पहले सलीम के द्वारा दिया गया जहर चाय में मिला देती है और परिवार के सभी सदस्यों को पिला देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जहर की असर की वजह से सभी खामोश पड़ जाते हैं, यानी कि सभी लोग इसी वक्त मर गए थे। इस वाकया को देखकर शबनम को तसल्ली नहीं होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है और साथ ही उसे कहती है कि कुल्हाड़ी से मारकर इन सभी को खत्म कर दो, ताकि इस पूरे हत्याकांड को एक लूटपाट का नाम दे दिया जाए। इसके बाद शबनम और सलीम दोनों मिलकर एक के बाद एक फैमिली मेंबर को गले पे कुल्हाड़ी से वार कर सभी को काट कर रख देते हैं। 6 लोगों को मौत का घाट उतार कर सलीम चुपके से शबनम के घर से निकल कर चला जाता है। अभी सलीम के गए कुछ ही मिनट हुए थे, तभी शबनम सलीम के पास कॉल करती है। शबनम कहती है कि तुम फिर से वापस आओ, क्योंकि मेरे भतीजा अर्श अभी जिंदा है, जिसकी उम्र महज 10 महीने थी। इस पर सलीम कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा और उसको तुम ही मार दो। इसके बाद शबनम फोन कट करती है और अपने 10 महीने के भतीजे का गला दबाकर खत्म कर देती है। शबनम के इस खुलासे के बाद शबनम और सलीम को आधिकारिक तौर पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के ऊपर हत्या सहित कई धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहाँ पर लंबी सुनवाई के बाद शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई जाती है। इस सजा के खिलाफ दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। वहाँ से भी इन्हें फांसी की ही सजा मिलती है। इलाहाबाद कोर्ट से कोई फर्क न मिलने के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत की फैसले को सही ठहराती है। जब अदालतों से शबनम और सलीम को कोई राहत नहीं मिलती है तो शबनम राष्ट्रपति से लेकर यूपी की गवर्नर तक मर्जी पिटीशन फाइल करती है, मगर कहीं से भी शबनम को राहत नहीं मिलती है। 2021 में सभी जगहों से मर्जी पिटीशन खारिज होने के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि आजाद भारत के इतिहास में शबनम फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बन जाएगी, क्योंकि जेल में फांसी देने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मगर तभी शबनम ने फिर से रहम की भीख मांगते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने
मर्जी पिटीशन फाइल कर दी, जिसे गवर्नर ने यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया। शबनम के इस पिटीशन के ऊपर अब तक सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इस वजह से आज भी शबनम रामपुर की जेल में बंद फांसी की सजा के इंतजार में है। वहीं शबनम का आशिक सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस पूरे मामले में एक और चौंका देने वाला खुलासा 2008 में ही तब हुआ जब शबनम को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में मालूम पड़ता है कि शबनम 2 महीने का प्रेग्नेंट है। दरअसल शबनम और सलीम का प्रेम 7वें आसमान पर था, तभी दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। जेल में ही रहते हुए शबनम एक बेटे को जन्म देती है। 6 सालों तक शबनम का बेटा जेल में ही रहता है। उसके बाद शबनम के कॉलेज के दिनों का एक दोस्त सैफी शबनम के उस बेटे को गोद ले लेता है। दरअसल सैफी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां पर शबनम पढ़ती थी। सैफी के मुताबिक शबनम अक्सर कॉलेज में बच्चों की मदद किया करती थी। एक बार सैफी के पास भी पैसे नहीं थे और उसकी पढ़ाई छूटने के कगार पे आ गए थे, क्योंकि सैफी को मालूम था कि शबनम हर किसी की मदद करती है। इसी उम्मीद में उसने शबनम से मदद मांगी और शबनम ने उसकी फीस भर दी थी। इसी एहसान को चुकाने के लिए सैफी ने शबनम के बेटे को गोद ले लिया और आज भी शबनम के बेटे को सैफी अपने बच्चों की तरह पाल रहा है। फिलहाल शबनम के बेटे की उम्र 15 साल हो चुकी है। शबनम के बेटे ने भी सरकार से अपनी मां की फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदलने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में शबनम के मामले में सरकार और अदालत क्या फैसला सुनाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।